नमस्कार। बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। चर्चा करेंगे आज हम जिस तरह से उपचुनाव हैं और पूरे देश के अंदर उपचुनाव होंगे, वहीं पर झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो काफ़ी अहम ये रहने वाले हैं। जिस तरह से 16 राज्यों में 47 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे और ये काफ़ी अहम रहेंगे। राजस्थान में भी हैं, वायनाड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। सबसे ज़्यादा 9 सीटों पे जो चुनाव होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। हालांकि 10 सीट पे होना था, पर एक सीट का जो मामला है वो विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय में, तो जिसकी वजह से उस एक सीट पर, मिल्कीपुर की वो सीट है उत्तर प्रदेश की, जिसमें कि ये चुनाव नहीं हो रहे हैं। पर उन सबके बीच में 9 सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से अगर 2022 की बात की जाए तो तब ये जब चुनाव हुए थे उसमें 4 सीटें बीजेपी के पास थी, एक सीट आरएलडी के पास और एक सीट सपा के पास थी। इन सब सीटों के ऊपर चुनाव होगा और खासतौर पर जो इसमें हॉट सीट जो मानी जा रही है वो करहल की है, जो कि हमेशा गढ़ रही है सपा की। वहां से जीते थे अखिलेश यादव, जो कि सपा के प्रमुख हैं। अब वो सांसद हैं, जिसकी वजह से ये सीट जो है उनको छोड़नी पड़ी थी। और अब हमारे साथ कुछ चर्चा के लिए हमारे पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप यशवर्धन है, संजय कृष्ण है। आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले रुख करूंगा दिलीप यशवर्धन जी का। जिस तरीके से ये उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं, तो ये कितने खास हैं? ये अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भाजपा के लिए कितने खास हैं और साथ ही साथ सपा के लिए कितने खास हैं? कांग्रेस तो इन चुनावों में कहीं पे है ही नहीं। साहिल जी, उपचुनाव हमेशा से ही खास होते हैं, लेकिन इस बार का उपचुनाव कुछ ज्यादा खास है। विशेषता यूपी की बात अगर आपने करी है, वो इसलिए खास है भाजपा के लिए क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आए थे उसमें भाजपा का जो रिजल्ट था, वो ग्राफ था, वो काफी गिरा था, यूपी में काफी गिरा था। तो अब भाजपा की साख वापस आई है या नहीं आई है, या जो गलतियां भाजपा ने लोकसभा चुनाव में करी थी उनमें सुधार हुआ और उन सुधार को जनता ने माना या नहीं माना, इस बात का निष्कर्ष उपचुनाव के रिजल्ट के बाद आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी का टेम्पो पिछले लोकसभा चुनाव में काफी बढ़ गया था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने सीटों में बढ़त बनाई थी, वो भी लोकसभा की सीटों में, वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन वो अचीवमेंट कांग्रेस के अलायंस से आया था, पीडीए का फॉर्मूला काम किया था, यह संविधान बचाओ की जो रणनीति तैयार करी गई थी कांग्रेस के द्वारा वो काम किया था, यह समाजवादी पार्टी का जो अपना जनाधार था, वाकई में वो समाजवादी पार्टी की तरफ वापस लौट के आ गया और वो अभी तक बरकरार है। इस बात का परिचय भी आपके जो लोक ये जो उपचुनाव होंगे उसके नतीजे डिसाइड करेंगे। और भाजपा के लिए, जो भाजपा ने अपने लोकसभा के चुनाव में एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दोबारा से आरएसएस की शरण में गए क्योंकि उनको जाना पड़ा, क्योंकि जो चुनाव नतीजे आए थे लोकसभा के वो उनके हिसाब से नहीं आए थे और आरएसएस की नाराजगी उस चुनाव रिजल्ट में साफ दिखी थी। तो भाजपा दोबारा से आरएसएस की शरण में है। आरएसएस अब टोली प्लान पर काम कर रहा है, पूरी तरीके से टोलियां बना बना के जगह जगह संपर्क कर रहा है। और जो कटोगे तो बटोगे तो कटोगे का एक नारा भाजपा की तरफ से दिया गया है, उस नारे को घर घर हाँ जाकर जी, हाँ के जी, हाँ लोगों जी, हाँ तक जी। एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सारी चीजें कितनी कारगर सिद्ध होती हैं, जनता के दिलों में कितनी अपनी जगह बना पाती हैं, ये सारा का सारा निष्कर्ष इस उपचुनाव के रिजल्ट्स के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। 2027 चुनाव के लिए कितने अहम हैं? हालांकि सिर्फ 9 सीटें हैं, भाजपा को खास फर्क पड़ेगा नहीं इन 9 सीटों के हारने के बाद भी, क्योंकि भाजपा 2022 में 255 सीटें लेकर भारी बहुमत के साथ सरकार भाजपा ने तब बनाई थी। संजय कृष्ण जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरीके से साफ तौर पर ये कितना अहम रहने वाला है 2027 चुनाव के लिए, ये 9 सीटें, हालांकि भाजपा को खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा इन सीटों के हारने के बावजूद भी, क्योंकि 255 सीटें भाजपा के पाले में थी, महागढ़, और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जो है वो भाजपा ने बनाई थी। जी, देखिए, ये चुनाव महत्वपूर्ण तो है, पर भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात भी तय है। पर भाजपा को फर्क इस बात से पड़ेगा कि जो लोकसभा चुनाव में जो उनको इतनी कम सीटें मिली, या एक तरह से कहिए कि भाजपा की हारी थी यूपी में इतनी कम सीटों के बाद,
तो ये 9 सीटें जीतना उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट ये होगा, क्योंकि बाकी सब लोग ये मान रहे हैं कि आपके जो लोकसभा के चुनाव थे उसके परिणाम में 3 मुख्य झूठ जो है वो कारगर साबित हुए थे। एक तो संविधान बदल देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, और दूसरा कि हम लोगों के खाते में पैसे डालेंगे। इन 3 झूठ के दम पे कांग्रेस ने और सपा ने अपना सीट तो काफी सारा ले लिया। अब ये उपचुनाव में चूंकि वो सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी, तो भाजपा का अब अपना दमखम दिखाना समझ में आएगा कि भाजपा के अंदर कितना दम है। उन 3 झूठों को झुठलाने के बाद सामने सच्चाई जब सामने आ गई कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ये 9 सीटें एक तरह से अग्नि परीक्षा ही है, जो कि भाजपा के लिए बहुत अहम है। उनको जीतना बहुत जरूरी है ये सीटें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका स्वागत है। मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से साफ तौर पर हम 9 सीटों की खासतौर पर बात कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की उपचुनाव जहां पे होने हैं, और सबसे ज्यादा इन्हीं 9 सीटों पे होने हैं, उत्तर प्रदेश में ही होने हैं। सबसे अहम बात यहां पे आती है भाजपा और सपा, ये दोनों बराबरी पे थी, पर यह था कि गठबंधन में एनडीए के साथ एक सीट भाजपा के खास में पाले में थी। पर इन सबके बीच में निषाद पार्टी भी कहीं ना कहीं स्टैंड करती थी, और इस बार वो वजह से मझवा सीट से विजयी हुई थी, और इस बार उनको टिकट नहीं दी गई है, और बहुत उम्मीदें लगाई गई थी निषाद पार्टी की दोबारा से भी। तो क्या ये कोई नुकसान भाजपा के लिए हो सकता है या एनडीए के लिए हो सकता है? देखो, एक तो महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो उपचुनाव होने जा रहा है, जहां तक मुझे 30 साल हो गए मीडिया में, पहली बार मैं देख रहा हूं कि उपचुनाव इतने तरीके से लड़ा जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कभी उपचुनावों को इतने महत्वपूर्ण तरीके से नहीं लिया, और उसका कारण है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिली, निश्चित तौर से अखिलेश यादव सहित वहां के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जोश है। और जो चीजें, जो दाग मुख्यमंत्री के रहते हुए योगी जी पर लगा, उसको धुलने के लिए वो ये उपचुनाव के चुनावों को वो देख रहे हैं। तो दोनों के बीच प्रद्वंद्वता जो दिख रही है, कभी उपचुनाव में मुख्यमंत्री नहीं गए, कभी उपचुनाव में विपक्ष की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं जाते थे। निश्चित तौर से लोकल लेवल पर जो नेता पहुंचते थे या जो सूची बना दी वो जाके चुनाव प्रचार करते थे। लेकिन निश्चित तौर से ये महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 2024 के जो नतीजे आए और 2024 के नतीजे के बाद जो उत्साह समाजवादी पार्टी में दिखा, वो क्या 2027 तक रहेगा क्या? देखो, सीटों का में कोई भी जीते कोई भी हारे, सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसका संदेश एक 2027 के चुनाव के लिए जाएगा। और लगभग आप कार्यकर्ताओं में जो उत्साह जो होता है, यदि वो बना रहे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि चुनाव को जीतना बहुत आसान राजनीतिक दल देखते हैं। रही बात बहुत सारी बातें कि इस चुनाव में आरएसएस साथ था कि नहीं था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसे मुद्दे विपक्ष ने जो उठाए, जनता पर भरोसा कर लिया, ये सब चीजें लोकसभा चुनाव या विधानसभा के चुनावों में होती हैं। निश्चित तौर से कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हिट कर जाते हैं, जनता कुछ 5%, 4% लोग सहमत और असहमति का जो दायरा रखते हैं, वही लोग सत्ता तक पहुंचाते हैं और सत्ता से उतारते हैं। लगभग कुछ वोट ऐसा होता है जो राजनीतिक दलों का स्थायी होता है, लेकिन 5 से 10% ऐसा वोट होता है जहां बदलाव की स्थिति होती है कि कौन उनको कनेक्ट करने, किन मुद्दों को लेकर के कनेक्ट कर ले, और 3% वोट ऐसे होते हैं जो लहर के साथ चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन वोटों को साधना बहुत मुश्किल राजनीतिक दलों के लिए होता है। आपने अभी हरियाणा के चुनाव में देखा ही, आपने जम्मू कश्मीर के चुनाव में देखा कि वोट प्रतिशत जरूर ज्यादा आ गया समाज भारतीय जनता पार्टी का, पर सीटें नहीं लेकर के आ पाई। वो सीटों का अंक ज्यादा था, और 29% पे जहां समाजवादी पार्टी ने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, वो 33% में 2022 पे भी नहीं बना पाई सरकार। तो ऐसा नहीं है कि वोट परसेंट आपके पक्ष ज्यादा हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास ऐसा ब्लूप्रिंट है कि सीट वाइज आपके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार आपने किया है जो सीटें आप ज्यादा ले आए। जरूरी ये नहीं है कि 2 लाख मतों से जीतें, जरूरी यह है कि 2000 मतों से भी जीतना बहुत आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं खामियाजा रहा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री के बिना मर्जी के प्रत्याशी उतारे गए, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से विरोध भी किया, लेकिन उसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने नहीं माना। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष करते आए वो नहीं है चौधरी साहब में। चौधरी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक उपचुनाव होता है और उन्हीं के क्षेत्र में उपचुनाव होता है, वो हार जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां लगता है कि अपनी खींचतान में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे करेंगे। और अधिकतर आप देखा जा रहा है कि आप मोहन भागवत जी किसी भी प्रदेश में जाएं
लेकिन उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता होती है, 2.5-2.5 घंटे बैठ के वार्ता होती है। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्ता अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बहुत अलग है, जी चाहे वो बिल्कुल। रणनीति को लेकर के हो, चाहे चुनावों को लेकर के हो। जहां योगी जी को अलग राज्यों में, चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनावों में रैलियां करने के लिए भेजा जाता है, और वो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि वो वोटों को बदलने में या वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने के लिए निश्चित तौर से एक बड़े नेता हैं। तो उन्हीं के राज्य में यदि हो जाए कि 8% वोट कम हो जाए और इतनी सारी लोकसभा की सीटें कम हो जाएं, तो सवाल खड़े होंगे ही। रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बदलनी पड़ेगी। लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूं कि इस इलेक्शन से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 समाजवादी पार्टी में थी, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 घटक दलों के पास थी। यदि 5 सीट से एक भी कम समाजवादी पार्टी की रह जाती है, तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि कई चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा का पहला चुनाव है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इतनी अच्छी स्थिति में लड़ा और जीता। तो अखिलेश यादव के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े होंगे इस विधानसभा उपचुनाव के बाद। और योगी जी की ये महत्ता जरूर निश्चित तौर से कहेगी कि 2027 के चुनाव में क्या वो भूमिका लौटाई जाएगी, जो बार बार सीटों को वितरण को लेकर के मुख्यमंत्री को अलग थलग कर दिया जाता है, या संसदीय समिति जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है, एक ऐसा नेता जो पूरे देश में दौड़ता है आपकी पार्टी को वोट दिलवाने के लिए, यदि ऐसा नेता संसदीय दल की समिति में न हो राष्ट्रीय स्तर पर, तो तमाम ऐसे सवाल खड़े जो बार बार मीडिया के माध्यम से होते हैं कि गुजरात लॉबी, उत्तर प्रदेश लॉबी में 36 का आंकड़ा है, अमित शाह इनको पसंद नहीं करते हैं। तमाम ऐसे सवाल खड़े हैं कि प्रधानमंत्री रूप में अमित शाह नहीं देखते हैं, लेकिन देश की जनता योगी जी को देखती है। तो ये बहुत सारी ऐसी जगह, यदि बिल्कुल। आप माइक्रो लेवल पर समीक्षा करेंगे तो जरूर पाएंगे इसको लेकर के कि योगी जी को अलग थलग करने के लिए कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो निश्चित तौर से उनको अलग थलग करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं रुक करूंगा अब दिलीप यशवर्धन जी का। जिस तरीके से साफ तौर पर कांग्रेस ने इस चुनाव से अपनी राहें अलग कर ली थी, पहले उम्मीदें लगाई जा रही थी कि उपचुनाव में शायद 2 सीटों पर चुनाव लड़े कांग्रेस, पर उसके बाद साफ कर दिया उसने कि वो इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगी, ये सिर्फ वो सपा को सपोर्ट करेंगी और सपा के सिर्फ प्रत्याशी जो होंगे वही इस चुनाव को लड़ेंगे। आखिर इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? जिस तरह से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर पर मुंह की खानी पड़ी, हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी, तो अब झारखंड विधानसभा है, चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है, तो उन दोनों चुनावों को देखते हुए शायद ये फैसला लिया गया, या कुछ अलग कारण रहा इसका? नहीं, देखिए, जो अन्य राज्यों के चुनाव है वहां पर कांग्रेस कहीं हारी है, कहीं मेहनत कर रही है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, वो सारी चीजें अपनी जगह है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो लोकसभा चुनाव में अलायंस था समाजवादी पार्टी के साथ, और ये तय है कि समाजवादी पार्टी के आगे कांग्रेस की छवि उत्तर प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन बहुत कमजोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ इस बार चुनाव में उन्होंने अच्छा किया। और गाजियाबाद और खैर सीट जहां से कांग्रेस अपने प्रत्याशी लड़ाना चाह रही थी, वहां, सॉरी, जो 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 दिया समाजवादी पार्टी ने इनको, उन सीटों पर कांग्रेस ने साफ कहा कि हमारा संगठन मजबूत नहीं है। जब संगठन मजबूत नहीं है तो प्रत्याशी उतारने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस को देखते हुए ये कांग्रेस का एक अच्छा फैसला था कि 9 सीटें, अगर कांग्रेस एक आध सीटें जीत भी जाती तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, और एक आध सीटें जीत जाने से इनको समाजवादी पार्टी के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो जाती। तो बेहतर यही है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया, तो जनता की नजर में भी एक ये विश्वास पुख्ता हो जाएगा कि जो कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस 2024 के चुनावों में था, वो अलायंस आगे भी चल रहा है। तो जनता के मन में ये विश्वास बैठाने के लिए मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर कांग्रेस का ये डिसीजन ठीक है और समाजवादी पार्टी के फेवर में। हाँ बिल्कुल, अब मैं रुख करूंगा संजय कृष्ण जी का। संजय कृष्ण जी, जिस तरीके से साफ तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन चुनावों के अंदर भी लगातार टारगेट कर रहे हैं कि संविधान को बचाना है, हर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये जिक्र किया जा रहा है, उसी के बेस पे ये चुनाव लड़ना है, हमें बाबा साहेब का जो एक नारा है उसको पूरा करना है, अपने संविधान को बचाए रखना है, सौहार्द बनाए रखना है, और साथ तौर पर जो है बीजेपी पे तंज कसते हुए वो नजर आते हैं। तो यहां पर भी वो लोकसभा वाला कार्ड जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान बचाना है की बातें इतनी ज्यादा हो रही है कि मुझे लगता है लोग संविधान किस चीज को समझ रहे हैं, मुझे ये बात समझ में आती है।
संविधान एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो समय के अनुसार बार बार हम बदलते रहते हैं। जब से संविधान बदला है तब से लगातार उसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। उस बदलाव को अगर संविधान बदलना कहा जाता है तो बड़ा हास्यप्रद। मैं ना इसको बड़े छोटे अच्छे से एग्जाम्पल से देकर समझाता हूँ। एक पहले मित्र से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको भी ये समझाया था कि सपोज हमारे पिताजी ने एक घर बनाया, उस अपने जमाने के हिसाब से उन्होंने उसको सफेद रंग कराया था। आपने बड़े हुए आपने कार्यभार संभाला, अपना घर संभाला, तो आपने अपने पसंद से नीला रंग करा दिया क्योंकि नीला रंग फैशन में है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ घर बदल गया, घर का रंग बदला। आपकी माँ सिलबट्टे पे मसाला पीसती थी, आप अपनी बेगम के लिए मिक्सी लेके आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपने घर बदल दिया। आपने समय अनुसार, जरूरत अनुसार घर की चीजों को बदला। घर की चीजों को बदलना घर बदलना नहीं होता। वैसे ही संविधान के नियमों को बदलना, कुछ नियमों को समय अनुसार, जरूरत अनुसार, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, समय अनुसार नियम बदलने चाहिए, वो बदलते रहते हैं। अगर इसको संविधान बदलना कहते हैं तो फिर बिल्कुल सरासर गलत ही है ना। एक झूठ ही फैलाया जा रहा है सीधा सीधा कि भैया संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदलेंगे? सबसे ज्यादा संविधान आज तक कांग्रेस ने बदला है और अब कांग्रेस ही कहती है हमें संविधान बदलना है। सब संविधान के नियम तो समय अनुसार जरूरत अनुसार बदलते ही रहेंगे। प्लस इसके अलावा इस तरीके का झूठ फैलाना कि आरक्षण खत्म कर देंगे, इस झूठ को फैला फैला के ही देखिए लोकसभा इलेक्शन में उनको बेनिफिट मिला है। तो ये कोशिश तो अभी इस उपचुनाव में भी करेंगे ही वो, इस चीज को फैलाने की। अब देखना है कि भाजपा इसको किस तरीके से काउंटर कर पाती है, लोगों में ये बात अपनी कन्विंस कर पाने में कामयाब हो पाती है कि वो जो भी वो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज को भाजपा को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तभी उनके ऊपर जो विश्वास लोगों को गया है वो वापस आ पाएगा। अब ये समझने की बात है, पार्टी देखिए इसमें आगे क्या कर पाती है। बिल्कुल समझने की बात है किस तरह से आगे कार्रवाई होती है, वो तो वाकई अमल में जब आएगी तब पता लगेगा। डॉक्टर सुनील कौशिक जी का मैं रुख करूंगा। बहुत लाजमी सी बात है, आप तजुर्बेकार भी हैं, ये लाजमी सी बात है कि प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चुनाव है, ये लाजमी है, बयानबाजी होगी, ये भी लाजमी है। पर उन सबके बीच में जब बात आती है बापू, बाबा साहेब और लोहिया के सपनों का देश बनाना है, वो बात समझ से परे है कि वो कौन सा देश बनाना चाहते थे जो आज नहीं है। क्या आज हमारा भारत जो है वो किसी से कम है? नहीं, देखो, आपको यह देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक यदि आप समीक्षा करेंगे, 2024 में बैठे हैं तो हर चुनाव में ऐसा दिखा है आपको। चाहे इंदिरा गांधी के जमाने की बात करिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करिए। देखिए, जब 70 के दशक में कांग्रेस जब मजबूत हुई और लगा क्षेत्रीय दलों को क्या बहुत मुश्किल होता है कांग्रेस को उठाने के लिए, तो चौधरी चरण सिंह एक नारा लेके आए थे, अजगर, और उन्होंने 4 जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हो गए। और धीरे धीरे करके क्षेत्रीय दलों ने वो स्टार्ट किया कि नहीं, हमें अब जातियों की राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। जातियों की राजनीति का कांग्रेस इसलिए उस समय विरोध करती थी कि जातीय स्तर पर हमारे क्षेत्रीय दल जो बने हैं वो मजबूत हुए तो निश्चित तौर से हमें कमजोर कर पाएंगे। तो ये 70 से दशक की जब बात करेंगे, अजगर आता है। फिर अजगर के बाद आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि एमवाई फैक्टर आया कि मुस्लिम और यादव वोट साथ में आया। फिर एक नारा आया, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर आपने तमाम ऐसे नारे कि तिलक तराजू और तलवार इनमें जूते मारो चार। तो ये अधिकतर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ ऐसी नई चीज राजनीतिक दल लाते रहते हैं। जो मैंने 10% वोट की बात की, वो 10% में 5-7% ऐसे होते हैं तो इन्हीं नारों से प्रभावित होते हैं। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, या तमाम ऐसे 3% 4% ऐसे होते हैं जो बह जाते हैं, किसकी लहर चल रही है उसको वो वोट देने लगते हैं। इन वोटों को साधना पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी पिछले चुनाव में संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बात चला। आप देखिए, पिछले 2020 के बिहार के चुनाव में मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण का समीक्षा होगी। भागवत तमाम टिप्पणियां करते रहे कि ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार में स्थिति खराब हो गई उस समय। तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि हमारे रहते हुए आरक्षण को कोई आंच नहीं आ सकती है, लेकिन बिहार की जनता ने उस समय नहीं माना। तो ये कुछ चीजें हैं, चाहे आप उसको झूठ कहिए या साँच कहिए, लेकिन राजनीतिक दल इस बात को लेकर के, आप देखिए एक नारा आया अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, और उसी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई। तो जो नारा, जो चीजें हिट कर जाएं और जनता को कनेक्ट कर लें, निश्चित तौर से वही सरकार होता है, वही कुर्सी तक पहुंचता है।
तो ये जो विपक्ष ने नारा इस बार दिया, भारतीय जनता पार्टी की इतनी सब कुछ मजबूत स्थिति होते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, लेकिन फिर भी 240 पे लाके खड़ा कर दिया। तो बिल्कुल। कुछ न कुछ तो है। और उसी नारे को लेकर के आप पप्पू पप्पू कहते थे, वो 99 पे पहुंच गए। चाहे उन्होंने अपनी यात्रा निकाली हो, यात्रा निकालते समय तमाम उन्होंने बातें कही हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जनता को कनेक्ट किन बातों और मुद्दों पे आप कर रहे हैं, और जनता उस पर भरोसा कर रही है। अब घोषणा पत्र आप देखिए, हर पार्टी का घोषणा पत्र 200 और 250 पेज का होता है। मुझे लगता है कि अब एक आध घंटे हम लोग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन 4-5 मुद्दों पर ही बात होती है, और सारे मुद्दे गूढ़ हो जाते हैं। जो 4-5 मुद्दों पर जो चर्चा होती है, उसी के आधार पर वोट मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि किन मुद्दों को हिट कराना है राजनीतिक दलों को। और श्री राम मंदिर का मुद्दा आप देखिए कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में 500 साल बाद मंदिर बना, प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी जी डॉक्टर, ने उद्घाटन किया, बड़ा कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक जी, मेरा जनता ने समय नहीं कम माना। है। मैं आखिरी 30 सेकंड लूंगा, एक सवाल लूंगा, 3 से 30 सेकंड में मैं वो जवाब चाहूंगा। जिस तरह से मैं एक सबसे पहले आपके पास आता हूं, दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरह से एनडीए ने इन चुनावों के अंदर 5 दलित, 2 ब्राह्मण, 5 पिछड़ा वर्ग, 1 दलित, 2 ब्राह्मण और 1 ठाकुर प्रत्याशी जो है वो रखा है। तो क्या इस बार एनडीए भी ये जाति वाला कार्ड खेल रही है इन चुनावों के अंदर? ये एक ही सवाल है तीनों के लिए, और 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। साहिल जी, इस बार का क्या सवाल है? ये तो हर बार होता है। जातीय समीकरण तो राजनीति की बैकबोन है, और हर चुनाव में राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण देख करके ही राजनीतिक समीकरण स्थापित किए जाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं, ये हर बार होता है, इस बार भी हुआ है और आगे भी होता ही रहे। जी देखिए, संजय कृष्ण जातीय जी। समीकरण के बिना तो कोई चुनाव होता ही नहीं है। हर क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता होती है, कोशिश की जाती है कि टिकट उसी जाति के किसी इंसान को दी जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में नॉर्थ हो, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कहीं भी हो, चुनाव का मेन बेस जो है वो आज भी जाति ही है। उसी के बेसिस पे ही चुनाव होता है, बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द होती है। बेस आपका जाति है, तो ये तो बिल्कुल तय है कि उसी जाति के हिसाब से ही टिकटें बनी है हमेशा। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? किसी किसी भी चुनाव किसी भी चुनाव में एक जाति को तो टिकट मिल नहीं सकती, विभिन्न जातियों के लोगों को ही वोट मिलेगी। अब उसी बात पर समीक्षा होने लगती है, चाहे वो 1 सीट हो, चाहे 4 सीट हो। पर इस बार कुछ एक अलग से देखा जाति हमने को कि ये एक 5 सीटें जो है पिछड़ा सीट वर्ग देना को दी गई हैं, इस मुश्किल तरह होता का है, लेकिन हमने हम तो लोकसभा में राजनीतिक नहीं देखा समीकरण था। की जी उसके छाप करने। जी जी। क्या करें? मैंने कहा कि जिस तरह से ये इस बार उपचुनाव के अंदर 5 सीटें जो है पिछड़ा वर्ग के, 9 सीटें हैं एनडीए के पास, वो 5 जो है वो पिछड़ा वर्ग के पास हैं। तो इस तरह का जो हमने लोकसभा में इस तरह नहीं देखा था, उसमें काफी अलग तरीके से सीट का बंटवारा किया गया था। नहीं नहीं, अब देखो, चर्चा हम ये करेंगे कि पूरे लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों में मुसलमान लड़ाए, कई 9 सीटों में, 4 सीटों में मुसलमान लड़ा रहे हैं। तो समीक्षा करने के तो कई एंगल हो सकते हैं जी जी कि बिल्कुल। मतलब जो चीजें निकल के आएंगी हम लोग उसी पे समीक्षा करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से केवल और केवल राजनीतिक दल ये देखते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है या नहीं। धन्यवाद दिलीप यशवर्धन जी, आपका भी, डॉक्टर सुनील कौशिक आपका भी, और संजय कृष्ण जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 9 सीटों में चुनाव, आप देखने वाला ये रहेगा कौन अपनी पैठ जमाने में कामयाब होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिलहाल आज के बाद भारत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।